अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, ये इस टॉपिक के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको जो है आज हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट क्या है। हार्ट जो है एक जो है होलो स्ट्रक्चर है, मसल्स की बनी हुई है। और वो कौन से मसल्स होते हैं? वो स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि एक आम आदमी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो डायरेक्टली जो है खुद ब खुद अपना काम यानी कि पंपिंग वगैरह कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ इसकी जो वज़न होती है वो 300 ग्राम है, यानी कि एक मुट्ठी के बराबर होता है इसकी जो साइज़। और इसके 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस इसके साथ-साथ जो है ये दोनों लंग्स के दरमियान जो है मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बता रहे कि राइट साइड ऑफ द हार्ट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ़्ट साइड बाय सेप्टम, यानी कि बीच में जो होता है हार्ट के वो सेप्टम होता है। आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए भी। ठीक है, सेप्टम क्या चीज़ होती है वो आपसे पूछ सकते हैं। वो सेप्टम ऐसी चीज़ है जो कि हार्ट के बीच में मौजूद होते हैं। वो लेफ़्ट साइड को और राइट साइड दोनों हार्ट के जो दरमियान जो सेप्टम होता है वो राइट और लेफ़्ट साइड दोनों को जो है वो सेपरेट करके रखता है। ठीक है। साउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड कार्ड पेरिकार्डियम। और इसके जो है सराउंडिंग यानी कि एक कवर होता है जिसको पेरिकार्डियम का कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिए कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि पेरिकार्डियम क्या है। ये कवरिंग यानी कि मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरे हार्ट को उसने सराउंड किया होता है। पेरिकार्डियल स्पेस इज फ्लूइड फिल्ड टू नरिश एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। देखें यहाँ पर बात हो रही है पेरिकार्डियल, वहाँ पर बात हो रही थी कि पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, जो स्पेस होती है उसको पेरिकार्डियल कहा जाता है। पेरिकार्डियल एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें फ्लूइड फिल होता है जो कि हार्ट की प्रोटेक्शन करवाते हैं और उसको नरिशमेंट दे रहा होता है। तो पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियम दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि इसमें ये स्पेस होती है और पेरिकार्डियम जो है एक मेम्ब्रेन होती है। इट लाइज ऑब्लिकली लिटल मोर टू लेफ्ट देन राइट, यानी कि हार्ट ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट साइड जो चेस्ट होती है वो चेस्ट के लेफ़्ट साइड पर ज़्यादातर हिस्सा जो हार्ट का है वो मौजूद होता है। और लेस जो है वो राइट की तरफ मौजूद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ होता है। इट्स बेस लाइज अबव एंड एपेक्स बिलो, यानी कि इसका जो बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो एपिक्स होता है वो बिलो होता है। यानी कि एक बेस होता है, एपिक्स होता है। जो बेस होती है वो अबव यानी कि सेकंड रिब्स पर जो है उसकी लोकेशन होती है, और एपिक्स की जो लोकेशन होती है वो 5 जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है तो वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। इट्स बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकंड रिब, जैसे कि मैंने बताया कि बेस जो होती है वो सेकंड रिब्स के लेवल पर जो है उसकी लोकेशन होती है। और इट्स एपेक्स लाइज एट ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लिटल बिलो टू द निपल, यानी कि निपल से थोड़ा जो है स्लाइटली नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की लोकेशन पर हार्ट का जो है वो एपेक्स मौजूद होता है। ठीक है। और इसमें ये भी बता रहे कि एट लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी एट लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है। अब ये जो है चेस्ट के जो है वो मार्जिन होते हैं। ठीक है, लाइन होती है, एक जो है ना मिड स्टर्नल होती है, एक मिड क्लेविकुलर होती है, एक एक्सिलरी लाइन होती है। ठीक है। तो जो एक्सिलरी लाइन और मिड स्टर्नल लाइन के दरमियान जो लाइन होती है उसको मिड क्लेविकुलर लाइन कहा जाता है। ठीक है। तो कौन सी मिड क्लेविकुलर लाइन? लेफ़्ट साइड पर जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, एक राइट पर भी होती है। तो हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पर है तो उसके लिए जो है ना लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर लाइन कहा जाता है। तो इसकी लोकेशन पर ये हार्ट की जो है ना लोकेशन होती है। The heart is a complex muscular pump that maintains blood pressure and flow through the lungs and the rest of the body। जैसे कि हार्ट जो है वो मसल्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और ये पंपिंग का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। और तमाम बॉडी तक
और लंग्स तक जो है इसकी फ़्लो को मेंटेन रखती हैं और लंग्स और तमाम बॉडी तक ये ब्लड जो है वो पंपिंग के थ्रू जो है ना पहुंचा रहा होता है। द हार्ट पंप्स अबाउट 10 यानी कि आप यूँ समझे कि इसमें जो इसकी जो पंपिंग होती है वो तकरीबन 1 लाख यानी कि 1 लाख टाइम्स जो है वो ये पंप कर रहा होता है, ठीक है। और तकरीबन 7,200 लीटर जो है वो जो है ब्लड को हर टाइम यानी कि एवरी डे जो है ये पंप कर रहा होता है और इसकी जो धड़कना होता है वो तकरीबन आप यूँ समझिए कि वो डे बाय डे ये इस तरह चलता रहता है, ठीक है। ये बिल्कुल रुकता नहीं है, अगर रुक गया तो आप समझ जाए कि हार्ट जो है वो फेल हो चुका है। हार्ट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी। अब आपसे जो है वाइवा में पूछ सकते हैं कि हार्ट जो है वो जो है ब्लड को रिसीव करता है, तो कहाँ से रिसीव करता है? वो कोरोनरी आर्टरी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाइवा के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी, जो यानी कि ब्लड जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो पंप हो रहा होता है हार्ट के ज़रिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि हार्ट को कौन सी जो है वो आर्टरी जो है यानी कि सप्लाई करती है, तो वो कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि ब्लड जो है हार्ट को जो है वो सप्लाई हो रही होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी आप लोग अपने वाइवा के लिए याद रखें। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करती है जो कि वो उसको रिसीव करता है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू एंड फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से और सेल तक मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर कर रहा होता है, ठीक है। इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के जो तमाम सेल जो होती है, ठीक है, उन तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। It brought the deoxygenated blood into heart from the different parts of the body, और बॉडी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आता है हार्ट तक। और इसके साथ न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो न्यूट्रिशन वगैरह होती हैं, ठीक है, किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ऑब्ज़र्व हो जाती है तो डायरेक्टली वो ब्लड में जाती है। ब्लड के थ्रू जो है वो फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि वो तमाम न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट तक जो है वो पहुंचाता है। उसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं ब्लड के अंदर और कुछ जो है वेस्ट प्रोडक्ट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो मतलब जो कारामद चीज़ें होती है वो बॉडी के सेल्स उसको हासिल कर लेती है, फिर वो ब्लड के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरह ये इसके फंक्शंस हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर बता रहे कि हार्ट मसल्स, हार्ट के 3 मसल्स होते हैं जिसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहा जाता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। उसके मज़ीद फिर सब टाइप है पैराइटल और विसरल। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्टली हार्ट को जो कवर करता है वो विसरल लेयर कहलाती है, जिसका दूसरा नाम है एपिकार्डियम, ठीक है। और पैराइटल क्या होती है कि ये हार्ट से थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है, यानी कि विसरल के थोड़ा सा ऊपर होती है। ये डायरेक्टली हार्ट को जो है ना इसने कवर नहीं किया होता है, तो ऐसी लेयर को पैराइटल लेयर कहा जाता है, ठीक है। विसरल लेयर वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है, यानी कि उसने पूरी हार्ट की जो दीवारें होती है उसको कवर किया होता है विसरल लेयर ने, ठीक है। इसके बाद जो बीच वाली लेयर होती है वो मायोकार्डियम लेयर कहलाती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको जो है एंडोकार्डियम लेयर कहा जाता है। इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं, ये कार्डिक मसल्स की जो है डायग्राम है। अच्छा, अब हम हार्ट वॉल्स को देखते हैं। वॉल्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। अब फ्लैप लाइक का मतलब क्या है? ये कि फ्लैप लाइक का मतलब है कि इन वन डायरेक्शन, यानी कि ब्लड जब हार्ट वाल्व से गुजर जाती है, यानी कि एट्रियम से जब वेंट्रिकल की तरफ जाती है, तो अब ये ब्लड जो है वेंट्रिकल से ऊपर डायरेक्ट मतलब वापस रिटर्न फ्लो में नहीं जाती। तो ऐसे मतलब ऐसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि वन वे डायरेक्शन में ब्लड को अलाउ करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ट वाल्व्स।
यानी कि 2 टाइप्स के जो है वो हार्ट के वाल्व होते हैं, एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको शॉर्ट फॉर्म में एवी वाल्व्स कहा जाते हैं, और उसके साथ-साथ सेमिलुनर वाल्व होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि बाइकास्पिड और या उसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, ये जो है कौन से एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बाइकास्पिड या उसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, यानी कि दोनों नाम एक ही है, ठीक है। लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वाल्व जो है वो मौजूद होता है। तो आप जो है वो बाइकास्पिड और मिट्रल वाल्व पर जो है आपने टिक करना है। इस तरह ट्राइकास्पिड वाल्व लाइज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकास्पिड वाल्व जो है ना वो लाई करती है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व लाई करती है वो बाइकास्पिड या मिट्रल वाल्व जो है लाई करती है। इस तरह फिर सेमिलुनर वाल्व होती है। अब सेमिलुनर वाल्व कौन-कौन से होते हैं? आर्टिक वाल्व, पल्मोनिक वाल्व। अब हम इसको जो है ना मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि आर्टिक वाल्व कौन सी होती है, कहाँ पर मौजूद है उसकी लोकेशन, और पल्मोनिक वाल्व कहाँ पर। आगे स्लाइड में हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एवी वाल्व्स, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, यानी कि इस नाम से आपको जो है वो मतलब कि आपको बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व मौजूद है उसको एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। कनेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और परमिट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, इस वाल्व का ये फंक्शन है कि ये ब्लड को वन वे डायरेक्शन में फ्लो करने का काम करता है, ठीक है। एट्रिया टू वेंट्रिकल, यानी कि एट्रिया में ब्लड आ गया तो अब वेंट्रिकल में जाएगा इस वाल्व के थ्रू। अब एक ही वन वे यानी कि डायरेक्शन में जाएगा, वापस फ्लो बैक नहीं होगा। अगर होगा तो आप समझ जाए कि वाल्व की कोई डिजीज़ वगैरह है। बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, यानी कि ये वाल्व जो होती है वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद होती है। पेपिलरी मसल, टेंस कॉर्डिया, टेंडिनाई एंड एवी वाल्व्स क्लोजेस। अच्छा, अब ये जो वाल्व्स होती हैं इसके दरमियान कुछ पेपिलरी मसल्स होती है जो वाल्व को जो है वो होल्ड करके रखती है, और इसके साथ साथ कॉर्डिया टेंडिनाई होती है। ये इन वाल्व को इस तरह जो है ना कंट्रोल करती है, मेंटेन रखती है, ताकि वाल्व जो है वो दोबारा जो है, मिसाल के तौर पर अगर वाल्व जो है वो क्लोज़ होते हैं तो क्लोज़ होने के साथ साथ वो अपनी लोकेशन, अपनी जगह पर जो है वो ठहरे रहें। अगर मिसाल के तौर पर अगर इस जो है ना टेंस कॉर्डिया टेंडाई या पेपिलरी मसल्स अगर वीक हो जाए, या जो है ना इसमें ये अगर रप्चर हो जाए, तो वाल्व जो है वापस जो है वो एट्रियम में वापस चले जाएंगे। तो ये भी एक जो है ना कंडीशन होती है जिसकी वजह से वाल्व जो है वो वीक हो जाते हैं। तो वाल्व को जो होल्ड करके रखता है वो पेपिलरी मसल्स हो गए और कॉर्डिया टेंडिनाई हो गई। ये वाल्व को क्लोज और ओपन करने में जो है हेल्प करती है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह होती है, ठीक है। तो प्रिवेंट वाल्व्स फ्रॉम स्विंगिंग इनटू एट्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एट्रिया में जो है वो प्रिवेंट होती है वाल्व, ताकि वो एट्रिया में वापस न चले जाए। इस तरह ये अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व्स की बात बता रहे हैं। सेमिलुनर वाल्व्स, दे आर शेप लाइक अ हाफ मून, यानी कि एक हाफ मून की तरह होती हैं। इनकी जो शक्ल होती है वो हाफ मून की तरह होती है। हैंड द नेम से इसीलिए जो है इसका नाम जो है वो सेमिलुनर वाल्व जो है ना रखा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमिलुनर वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, इसमें भी ये भी एमसीक्यूज के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द aortic valve is located between the left ventricle and the aorta, यानी कि aortic valve वो वाल्व होती है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और जो है aorta के दरमियान मौजूद होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व लाई बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द aorta, तो वो है aortic valve। और इस तरह pulmonary valve is located between the right ventricle and the pulmonary artery, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें से, और जो ऊपर हम लोगों ने इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व, इसमें से एक दो एमसीक्यूज लाजमी आपको देंगे, और जो है वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जो है वाल्व हैं जो कि मौजूद होती हैं, लाई करती हैं राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, तो वो है पल्मोनरी वाल्व। अब ये हार्ट के वाल्व्स हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं तो 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हार्ट की साउंड्स। नॉर्मल हार्ट की साउंड कौन कौन सी होती है?
Heart sound can be auscultated anywhere our pericardium, but here based at defined listening point, auscultatory landmark। यानी कि हार्ट की जो साउंड होती है वो हम चेस्ट के ऊपर जो है हम लेफ़्ट मार्जिन के ऊपर जो है हम किसी भी जगह पर सुन सकते हैं, लेकिन इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है यानी कि जहाँ से ये आसानी से सुनाई दे सकती है मतलब स्टेथोस्कोप के ज़रिए, तो वो है अस्कल्टेटरी लैंडमार्क। ठीक है। अब इसमें जो पहला साउंड होता है, यानी कि पहले तो आप ये अपने माइंड में रखें कि दो तरह के साउंड होते हैं, एक को S1 कहा जाते हैं, एक को जो है S2 कहा जाते हैं। जो S1 साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं उसको लुप कहा जाता है, और जो दूसरी साउंड होती है उसको जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, उसको डुप कहा जाता है। लुप डुप, यानी कि लुप जो है वो आपका फर्स्ट साउंड और डुप जो है वो सेकंड साउंड। अब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कौन से वाल्व से प्रोड्यूस होता है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके वाइवा में पूछ सकते हैं कि जो है S1 साउंड कौन सी होती है, तो आप उनको बता सकते हैं कि लुप होती है। S2 कौन सी होती है, तो वो कहलाती है डुप। ठीक है। अब मेटल यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं, प्रोड्यूस बाय एनक्लोजर ऑफ द मेटल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व एवी वेंट्रिकुलर वाल्व्स। यानी कि जब मेटल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होती है, जब क्लोज होती है, तो जैसे ही क्लोज होती है तो उस दौरान जो है लुप का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम S1 साउंड कहते हैं। ठीक है। मेटल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व की क्लोजर होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लुप कहलाता है, यानी कि S1। ये याद रखना है, अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लो। सिग्निफाइज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, और ये सिस्टोल की जो है ना शुरू में, यानी कि जिस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिस्टोल को, जैसे सिस्टोल स्टार्ट होता है तो उस दौरान ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। और इसको जो है ना, इसकी जो बेस्ट है, यानी कि कहाँ पर ये सही आसानी तरीके से जो है सुना जा सकता है S1 साउंड को, तो याद रखना कि एपिकल एरिया, यानी कि एपिकल एरिया की लोकेशन लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर यानी कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। अब एपिकल एरिया जो होती है, हमने ये वो एरिया होता है, ठीक है, जो कि लेफ़्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पर मौजूद होता है। तो S1 साउंड आपसे वो पूछ सकते हैं वाइवा में कि S1 साउंड जो है वो हम जो है कहाँ से आसानी से सुन सकते हैं, अस्कल्टेशन यानी कि स्टेथोस्कोप के थ्रू, जिसे अस्कल्टेशन कहा जाता है। ठीक है। तो आप उनको बता दीजिएगा कि मिड क्लेविकुलर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, यानी कि रिब्स 5th नंबर पे जो रिब्स होती है 5th और 6th के दरमियान जो यानी कि स्पेस होती है, तो उस स्पेस पर जो एरिया होती है उसको एपिकल एरिया कहा जाता है। उस एपिकल एरिया पे S1 साउंड जो है ना बेस्ट हेयर, यानी कि आसानी से आप सुन सकते हैं। ठीक है। इस लोकेशन पे जो है ट्राइकास्पिड और मेटल वाल्व जो है ना, मतलब उसकी यानी कि प्रेजेंस, यानी कि उसकी लोकेशन होती है। वाल्व क्लोजर इज ऑलमोस्ट सिमुल्टेनियस, सो ओनली वन साउंड इज हेयर। फिर यहाँ पर बता रहे कि एक टाइम पर जो है ना, एक जो है ना साउंड हम सुन सकते हैं, क्योंकि दो साउंड एक साथ हम नहीं सुन सकते, क्योंकि पहले एक वाल्व क्लोज होती है, फिर उसके बाद दूसरी वाल्व क्लोज होती है। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो एक टाइम पर हम एक जो है हम क्या नाम है साउंड को जो है वो हम सुन सकते हैं। इस तरह फिर सेकंड साउंड, जिसको जो है डुप भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये कौन से वाल्व, यानी कि प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व, जिसे सिमुलर वाल्व भी कहा जाता है। यानी कि जब ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व जब क्लोज होती है, तो उस क्लोजिंग के वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको जो है S2 साउंड कहते हैं, जिसे डुप भी कहा जाते हैं। ठीक है। बेस्ट हेयर आवर बेस एरिया, यानी कि ये बेस एरिया की लोकेशन पर जो है हम इसको आसानी से सुन सकते हैं। और बेस्ट एरिया पर जो है आप हमारे पास जो है ऑर्टिक और पल्मोनिक वाल्व की लोकेशन होती है, यानी कि पल्मोनिक और ऑर्टिक वाल्व ऊपर होती है, इसलिए वो बेस एरिया कहलाता है। जो एपेक्स एरिया होती है वो डाउनवर्ड होती है, तो वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद होती है। अब जो इसको हम आसानी से सुन सकते हैं वो जो है बेस एरिया पर, बेस एरिया के नीचे बिल्कुल जो ऑर्टिक और पल्मोनिक वाल्व मौजूद होते हैं, तो इसकी लोकेशन पर हम सेकंड साउंड सुन सकते हैं। लेकिन याद रखना, चाहे MCQs में हो आ जाए या जो है वाइवा वाले आपसे पूछें, तो आपने याद रखना है कि जो ऑर्टिक और पल्मोनिक वाल्व जैसे ही क्लोज होता है, तो उस दरमियान जो है सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम डुप भी कह सकते हैं। अब देखना,
ऑर्टिक, अब यहाँ पर ये लैंडमार्क, कार्डिक लैंडमार्क की जो है वो आपको लोकेशन बता रहे कि किस लोकेशन पे जो है कौन सा वाल्व मौजूद होता है। याद रखना कि ऑर्टिक वाल्व हो गया और पल्मोनिक वाल्व हो गया, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद होते हैं, ठीक है, दोनों। लेकिन जो ऑर्टिक एरिया होती है, यानी कि ऑर्टिक वाल्व की जो एरिया होती है वो राइट स्टर्नल बॉर्डर की तरफ होता है, और जो पल्मोनिक एरिया की जो लोकेशन होती है, यानी कि पल्मोनिक वाल्व की जो लोकेशन होती है, वो भी आपका जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर होते हैं, लेकिन ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर की तरफ होता है, ठीक है। और टेक राइट स्टर्नम बॉर्डर, और जो पल्मोनिक वाल्व जो होती है वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर की तरफ होती है। एरिप्स पॉइंट क्या होती है, ये जो है मिड वे होती है, यानी कि इन पल्मोनिक और ट्राइकास्पिड वाल्व के दरमियान जो लोकेशन होती है उसको एरिप्स पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर होता है एरिप्स पॉइंट। ट्राइकास्पिड एरिया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की लोकेशन पर होता है, यानी कि ट्राइकास्पिड वाल्व, और ये जो है ये भी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। और मेट्रल एरिया, यानी कि मेट्रल वाल्व की लोकेशन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 1 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LMCLB कहा जाता है, ठीक है। अब याद रखना कि तीन जो है वो आपके लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर की तरफ होता है, एक पल्मोनरी वाल्व हो गया, एक ट्राइकास्पिड वाल्व हो गया, और एक मेटल वाल्व हो गया। ये जो है लेफ्ट साइड पर होते हैं तीनों, और जो राइट साइड पर होता है राइट स्टर्नल बॉर्डर, वो सिर्फ ऑर्टिक वाल्व होती है, ठीक है। अब ये कार्डिक लैंडमार्क है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्लाइड है वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में, यानी कि कंडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो ये किस तरह होती है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये 5 जो यहाँ पर यानी कि स्टेप्स बता रहे हैं कि सबसे पहले एसए नोड, फिर इसके बाद एबी नोड आते हैं, फिर इसके बाद बंडल ऑफ फिश, फिर राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, फिर परकंजी फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो करंट जनरेट होती है वो आपकी एस एन नोड से जनरेट होती है, ठीक है। और एस एन नोड की लोकेशन कहाँ पर है आपसे पूछ सकते हैं। एस एन नोड जो होती है वो आप याद रखना है कि आपके राइट एट्रियम के लोकेशन पर मौजूद है, यानी कि राइट एट्रियम के अंदर जो है एस एन नोड प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जो है सबसे पहले करंट जनरेट होता है। ये जो सुपीरियर वेना केवा होती है उसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि एट्रियम में मौजूद होता है, कौन सा, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जैसे करंट प्रोड्यूस होता है तो वो लेफ़्ट साइड पर जो है फ़ौरन चली जाती है, जिसे बचमेंस बंडल भी कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जो है फिर उसके एवी नोड आते हैं, यानी कि एंट्रोवेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो नोड मौजूद होते हैं तो उसको एवी नोड कहा जाता है। और ऐसे और एवी नोड के दरमियान एक पाथवे होती है, इस पाथवे के थ्रू जो है करंट ऐसे नोड से डायरेक्टली एवी नोड के पास आ जाते हैं, तो ऐसे पाथवे को कहा जाता है एंटर नोडल पाथवे। फिर उसके बाद एवी नोड से करंट गुजरता हुआ जो है बंडल ऑफ हिस बिल्कुल जो है एक पाथवे होती है। उसके बाद जो है बंडल ऑफ हिस दो ब्रांचेस में जो है ना कन्वर्ट हो जाती है, एक को जो है राइट कहा जाता है, राइट बंडल ब्रांच, और दूसरे को लेफ्ट बंडल ब्रांच। इस तरह फिर ये जो है ना मज़ीद नीचे आके जो है ना परकंजी फाइबर में, यानी कि वापिस, यानी कि ये दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ जो है ये ब्रांच जो है ना चली जाती है। तो इस तरह ये करंट की फ़्लो बता रहा है। इस तरह जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया करती है, फिर उसके बाद जब करंट नीचे आता है वेंट्रिकल के पास तो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ऊपर करंट ख़त्म हो जाती है एट्रियम में तो वो रिलैक्स हो जाती है। इस तरह जब करंट जो है नीचे वेंट्रिकल से ख़त्म हो जाती है, वापस जो है एट्रियम में आती है, तो इस तरह जो है वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाती है। जहाँ पर करंट पहले प्रोड्यूस होती है वो जगह कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर इस तरह करंट नीचे आती है तो नीचे के वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरह ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है ना वो चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे नोड जो है वो बीट पर मिनट जो है वो तकरीबन 60 से लेके 100 होती है, ठीक है। इस तरह फिर पाथवे की बता रहे हैं। फिर इस तरह जो है थोड़ा सा जो है ना स्लाइटली जो है बीट्स पर मिनट जो है वो कंडक्शन थोड़ा सा कम हो जाते हैं, जो कि एवी नोड पर जो मौजूद होता है वो 40 से 60 BPM होता है, ठीक है, यानी कि बीट पर मिनट। इस तरह फिर बंडल ऑफ हिस, फिर इस तरह ये पूरी जो है पूरे हार्ट में जो है ये कंडक्टिंग सिस्टम जो है ना वो चलता रहता है।
अच्छा, फिर यहाँ पर सर्कुलेशन के ऊपर बात हो रही है। ऊपर जो बात हो रही थी वो कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर बात हो रही थी। अब जो है ना सर्कुलेशन किस तरह होती है थ्रू आउट द हार्ट। सबसे पहले याद रखना कि 2 वेना केवा होते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर। सुपीरियर से मुराद ये कि अबव, यानी कि सुपीरियर ऊपर वाली सतह को इंडिकेट करते हैं, और इन्फीरियर यानी कि निचले सतह, बिलो। तो ऊपर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, और नीचे यानी कि हेड से जो ब्लड लेके आता है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि भाई सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो हेड यानी कि जो ब्रेन होती है, ऊपर वाली सतह से जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आता है वो सुपीरियर वेना केवा लेके आते हैं। जो पाँव से यानी कि नीचे लोअर एरिया ऑफ द बॉडी से जो ब्लड हार्ट की तरफ आती है वो कौन सी वेना केवा के थ्रू आती है? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। और ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो है वो आके खुलती है राइट एट्रियम में। यानी कि ये दोनों वेना केवाएँ जो होती हैं ये राइट एट्रियम में जो है आके कनेक्ट होती है, खुलती हैं। फिर इस तरह राइट एट्रियम में जब ब्लड आते हैं तो वो ट्राइकास्पिड वाल्व से गुजरते हुए राइट वेंट्रिकल में आती है। तो राइट वेंट्रिकल में फिर पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है। पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो गुजरता हुआ लंग्स में चला जाता है। और ये याद रखना, ये जो ब्लू डब्बे हैं ना, तो इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर लंग्स में आके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जो है यहाँ पर थोड़ी सी जामनी हो गई, यानी कि अब ये इसमें ऑक्सीजन यानी कि ऐड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो रही होती है लंग्स के अंदर ब्लड के साथ। फिर जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। फिर लेफ़्ट एट्रियम से गुजरता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वाल्व के थ्रू जो है वो तमाम बॉडी तक इस तरह जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन थी इसकी। अच्छा, एक दफ़ा फिर से जो है आप याद रख लें कि आपको अगर वाल्व की जो है ना वो लोकेशन का पता नहीं है, तो यहाँ से भी आप जो है आसानी से आपको दिखाई दे सकता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वाल्व है? ट्राइकास्पिड वाल्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर इस तरह यहाँ पर बता रहे कि ये तो बिल्कुल आसान होगा, आप समझ गए होंगे कि फिर इस तरह राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान कौन सा वाल्व आ गया? बिल्कुल सही कहा, पल्मोनरी वाल्व आ गया। अच्छा, फिर लंग्स से जो है वो लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ओर्टा, फिर रेस्ट ऑफ द। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है वो मैं आपको बताते चलूँ कि याद रखना कि वो आपसे पूछे कि वाइवा में कि हार्ट से जो है वो लंग्स की तरफ जो है ना कौन सी आर्टरी है वो जो ब्लड लेके जाती है, यानी कि हार्ट से ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और वो आपसे अगर पूछे कि हार्ट तक कौन सी जो है वो वेन ब्लड लेके आती है, तो वो है पल्मोनरी वेन। यानी कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती है, ठीक है। वो उस वेंस का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके लंग्स में लेके जाता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो जो लंग्स से ब्लड लेके जो है ना हार्ट की तरफ लेके आ रहा होता है। इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है। अच्छा, ये फिर ब्लड की फ़्लो बता रहा है। इस तरह सुपीरियर वेना केवा, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो है ना ब्लड राइट एट्रियम में लेके आते हैं। फिर इस तरह ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाते हैं। राइट एट्रियम से गुजरता हुआ यहाँ पर एक वाल्व आता है जो कि मौजूद होता है किसके दरमियान? पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। उसको पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आती है। पल्मोनरी आर्टरी से गुजरता हुआ लंग्स में आती है। वहाँ पर जब ऑक्सीजनेटेड हो जाती है ब्लड, तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से गुजरती हुई जो है वो लेफ़्ट जो है एट्रियम में आ जाती है, यानी कि हार्ट में आ जाती है। फिर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व मौजूद होता है जिसे हम मिट्रल वाल्व कहा सकते हैं, या उसको बाइकास्पिड वाल्व भी कहा जा सकते हैं। फिर इस तरह ब्लड जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाती है इस वाल्व के थ्रू, तो फिर एक वो और वाल्व होते हैं ऑर्टिक वाल्व, ओर्टा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान, उस वाल्व का नाम है ऑर्टिक वाल्व। तो इस ऑर्टिक वाल्व से गुजरता हुआ जो है वो ओर्टा में आ जाती है। इस तरह फिर जो है पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन प्रोवाइड हो जाती है। अच्छा, कार्डिक साइकिल्स याद रखना, जो कार्डिक साइकिल होती है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि अ सिंगल कार्डिक साइकिल इंक्लूड ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट। यानी कि एक हार्ट बीट में जितने भी मतलब कि जो भी इवेंट्स वगैरह हार्ट के अंदर हो रहे होते हैं, जो पंपिंग होती है, सिस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो तमाम एक हार्ट बीट में जो हो रही होती है उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है कि कार्डिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ द सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द एट्रिया, यानी कि एट्रिया की
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल और सिस्टोल, और उसके साथ साथ वेंट्रिकल की भी सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। लेकिन याद रखना कि एक हार्ट बीट से मुंसलिक होती है कार्डिक साइकिल, ठीक है। उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है तो हम उसको कार्डिक साइकिल कहा जाते हैं। लेकिन याद रखना है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि विथ वन हार्ट बीट। अच्छा, फिर इसमें है प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। अच्छा, एक कार्डिक साइकिल यानी कि उसमें जो अल्टरनेटली यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है किसकी, एट्रियम की और वेंट्रिकल्स की, ठीक है। वो क्या करती है, जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल और एट्रियम की, वो क्या करती है कि ब्लड को फोर्सली जो है ना पंप कर रहा होता है, ठीक है, हायर से लेके टू द एरिया ऑफ द लोअर, यानी कि जो हार्ट में जब ब्लड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन उसकी होती है तो ब्लड पंप हो जाते हैं। जहाँ पर ब्लड कम होती है यानी कि आउटसाइड ऑफ द हार्ट, वहाँ पर ये ब्लड को पहुँचा रहा होता है, ठीक है। इस तरह फिर बता रहे हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट, यानी कि हार्ट रेट कितनी होती है, वो 1 मिनट में हार्ट जो है कितनी दफ़ा जो है ना बीट कर रहा होता है, वो 75 मतलब बीट कर रहा होता है पर मिनट। कार्डिक साइकिल, और उसमें जो है कार्डिक साइकिल जो होती है वो क्या कहलाती है, एक बीट में जो है यानी कि हार्ट जो है वो 0.8 सेकंड जो है वो धड़कता है, और टोटल मिला के 1 मिनट में कितना होता है, हार्ट रेट बीट पर मिनट जो है वो 75 होती है। इस तरह ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, यानी कि लंग्स से जो सर्कुलेशन आती है हार्ट की तरफ। अब मैं आपको दोबारा इसमें आप देख सकते हैं, जो ये पिंक कलर की है ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, यानी कि एक राइट साइड पर है और एक लेफ़्ट साइड पर है। जो हार्ट को ब्लड लेके आती है वो पल्मोनरी जो है वो, यानी कि आप इसको यूँ समझ लें, इसमें आपको बता रहे हैं कि जो लंग से आ रही है वो कौन सी है, लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, जो गुलाबी कलर की है। और जो लंग्स तक लेके जाती है हार्ट से, मैंने ऊपर में स्लाइड में आपको बताया हुआ है, तो वो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको अपने माइंड में ज़हन नशीन कर ले, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और आपसे जो है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पल्मोनरी यानी कि लंग्स से निकला हुआ ये लफ्ज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। Pulmonary circulation is a circulation system that carries deoxygenated blood to the lungs and return oxygenated blood from the lungs back to the heart. Pulmonary circulation ऐसी सर्कुलेशन होती है जो कि क्या करती है कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स के अंदर लेके जाती है, इसलिए कि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। फिर जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाती है तो वो फिर लंग से लेके फिर हार्ट की तरफ वापस आ रही होती है, ठीक है। The two blood vessels involved in the pulmonary circulation are pulmonary artery and the pulmonary vein. इस सर्कुलेशन पे जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है ना इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मैं फिर एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया कि पल्मोनरी आर्टरी जो है क्या काम करती है और पल्मोनरी वेन्स क्या काम करती है। जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ वो पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, और जो लंग्स से वापस ब्लड बैक लेके आती है हार्ट की तरफ तो वो पल्मोनरी वेन कहलाती है। ये अपने जहन में रख लीजिए। The deoxygenated blood flow into the right ventricle from the right atrium, यानी कि सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे पास कहाँ पर आते हैं, राइट एट्रियम में होते हैं। राइट एट्रियम से फिर नीचे आ जाती है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाहिर सी बात है वो जो है क्या नाम है पूरे बॉडी में मौजूद होती है। वो इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू सबसे पहले राइट एट्रियम, फिर इस तरह उससे गुजरते हुए राइट वेंट्रिकल में। दिस ब्लड इज कैरिड टू द एल्वेलाई ऑफ लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन बाय द पल्मोनरी आर्टरी। देखो फिर से यहाँ पर वो पॉइंट आ रहे हैं ना कि जो ब्लड होती है वो लंग्स में जाने के लिए जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जाती है, ताकि वो ऑक्सीजन उसमें इंक्लूड हो जाए, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। अब कौन सी आर्टरी लेके जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ, वो पल्मोनरी आर्टरी होगी। पल्मोनरी आर्टरी विच इमीडिएटली ओरिजिनेट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, पल्मोनरी आर्टरी पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी बताता चलूँ कि जो राइट वेंट्रिकल होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यानी कि उसके दरमियान जो वाल्व होता है वो पल्मोनरी वाल्व कहलाता है, और जो आर्टरी होती है वो डायरेक्टली जो है राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसे हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। The pulmonary trunk divide into two, the left pulmonary artery and the right pulmonary जो है आर्टरी।
अच्छा, जो पल्मोनरी ट्रंक होती है वो 2 जो है ट्रंक पर मुश्तमिल होती है। एक को लेफ़्ट यानी कि जो लेफ़्ट साइड पर है तो उसको लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, और जो राइट साइड पर है वो उसको राइट पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। अब इन दोनों का अलग-अलग फ़ंक्शन है। लाज़मी सी बात है, नाम से आपको मतलब इशारा मिल रहा है कि जो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेफ़्ट किडनी की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है? और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जो है राइट लंग्स की तरफ जो है वो ब्लड को ले जा रहा होता है। अच्छा, इस तरह फिर ये डायग्राम है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है? अच्छा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इंक्लूड द आर्टरीज एंड आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ventricle to the systematic capillaries plus the vein and venule that return deoxygenated blood to the right atrium. अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है ये हमारे पास पूरे यानी कि हार्ट से लेके जो है वो बॉडी तक होती है, और पूरी बॉडी से यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गन से लेके वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड होती है तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाती है। यानी कि हार्ट और यानी कि हार्ट हार्ट हो गया, और इसके साथ साथ जो बॉडी के तमाम ऑर्गन होते हैं उन तक जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो सिस्टमेटिक कहलाती है। और जो पल्मोनरी होती है वो हार्ट से लेकर सिर्फ लंग्स के दरमियान होती है, ठीक है? तो हार्ट एंड लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है उसको पल्मोनरी कहा जाते हैं। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होती है वो तमाम बॉडी पार्ट से लेके वो जो है ना हार्ट तक लेके होती है। उसमें जो है ना लीवर हो गया, आपके पास जो है ना इंटेस्टाइन हो गई, जो है ब्रेन हो गया, इस तरह जो है मुख्तलिफ जो जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर लाई करती है वहाँ से जो सर्कुलेशन उन तक जाती है और वहाँ से वापस हार्ट तक लेके आती है, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाती है। अब इसमें ये बता रहे कि जो आर्टरीज़ होती है और आर्ट्यूल्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से कैरी कर रहा होता है। यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड ले जाने का जो काम करता है वो आर्टरी और आर्ट्यूल्स होती है, और वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो तमाम मुख्तलिफ सिस्टमेटिक कैपिलरीज़ तक को जो है ना ब्लड लेके जा रहा होता है। प्लस फिर जो है इस तरह वेन्स होती है, वेन्यूल्स होती है, छोटी-छोटी जो है ना वेन्स की जो कैपिलरीज़ होती है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जब वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है तो उसके बाद जो वेन्स और वेन्यूल्स होती है फिर वो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स ले लेती है। फिर जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्लड के अंदर तो वेन और वेन्यूल्स वापस उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वापस हार्ट तक लेके आते हैं, और ख़ास तौर पर कहाँ पर डायरेक्ट आते हैं? राइट एट्रियम पे। क्योंकि तमाम बॉडी से जो ब्लड वापस आते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वेना केवा के थ्रू होता है, एक इन्फीरियर एक सुपीरियर। Blood leaving the aorta and flowing through the systematic arteries in a bright red color. अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ओटा से ब्लड निकलता है, ठीक है? ओटा के थ्रू जो ब्लड जा रहा होता है, ठीक है? सिस्टमेटिक आर्टरीज़ के थ्रू यानी कि ओटा से ब्लड निकला और सिस्टमेटिक आर्टरीज़ के थ्रू वो फ्लो करता हुआ जो तमाम ऑर्गन तक जा रहा होता है, ठीक है? वो किस कलर में होते हैं? वो ब्राइट रेड कलर में होते हैं, क्योंकि ब्राइट रेड कलर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये यानी कि ये जो है बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि प्योरली जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ओटा के थ्रू जो है वो पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक जारी होता है। ये कोरोनरी सर्कुलेशन है, यानी कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। अब आपसे एक लाज़मी सी बात है, मुख्तलिफ़ ऑर्गन को जो है इस तरह न्यूट्रिएंट जो है हार्मोन्स वग़ैरह सप्लाई हो रही होती है, तो हार्ट को ख़ुद भी तो चाहिए होती है ना पंपिंग करने के लिए, या जो है हार्ट जो है बग़ैर जो है उसको खुराक ना मिलने के जो है ना ये काम कर रहा होता है। तो याद रखना, जो भी हार्ट जो काम कर रहा होता है उसको जो खुराक, उसको जो ब्लड, उसको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है वो ये कोरोनरी आर्टरी जो है उसको सप्लाई कर रहा होता है। आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, तो आप उसको कह सकते हैं जो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड वो कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि यही जो है आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी। अगर ये इसमें कोई प्लग आ गया, अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर इसको जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑक्सीजन डिमिनिश हो जाती है, जिससे इस्कीमिक हो जाती है हार्ट, जिससे जो है वो जो है नेक्रोस हो सकता है हार्ट, और हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए कीप हेल्दी, अच्छी खुराक लो बग़ैर किसी ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल के, और बी हेल्दी, बी फिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, तो जिससे आपका हार्ट अच्छा रहेगा और आप सही तरीके से, ये आप नहीं बल्कि आपका हार्ट अच्छी तरीके से काम कर सकता है फिर।
अच्छा, फिर इस तरह हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन यानी कि लीवर, हेपेटिक लफ्ज़ जो निकला है वो लीवर के लिए निकला है और पोर्टल कहते हैं पाथवे यानी कि रास्ते को। अब इस तरह जो है पूरी बॉडी यानी कि जब हार्ट पंप कर रहा होता है तो इस तरह वो लीवर से गुज़रता हुआ लीवर के थ्रू यानी कि लीवर तक आते हैं, लीवर से फिर इस तरह हेपेटिक वेन्स के थ्रू यानी कि वेन से जो लीवर से जो वेन निकलती है उसको हेपेटिक वेन कहते हैं। इस तरह इंफीरियर वेना केवा फिर हार्ट तक, फिर एब्डोमिनल ओटा, फिर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी के थ्रू इस तरह ये सर्कुलेशन चलती रहती है यानी कि बिटवीन द हार्ट एंड लीवर। तो इसको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है। अच्छा, फिर इस तरह आर्टरी की जो है ना वो वाल्व होती है, ठीक है। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो ट्यूनिका इंटरना होती है और जो बीच वाली होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। जो एक्सटर्ना होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर कोट होती है, उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। ये वाल्व भी आप जो है ना अपने माइंड में रख लीजिए, ज़रूरी है। ये आर्टरी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं जो तीनों वाल्व है ये आर्टरी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। और इस तरह वेंस की भी जो है वो बता रहे हैं कि डायमीटर ऑफ द वेन रेंज इसका उसकी जो डायमीटर होती है वो 0.1 से यानी कि मिलीमीटर से लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक का जो है इसका डायमीटर होता है। द वेन जो होती है वो ब्लू होती है और इसमें जो है ना ऑक्सीजन जो है ना वो पुअर अमाउंट में होती है यानी कि बहुत लेस ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह आर्टरी में होता है। इसमें बहुत कम, जिसे हम आम अल्फाजों में सुनने में आता है जब हम बच्चे होते थे कि गंदा खून होता है। बेसिकली गंदा खून का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होती है वेन्स के अंदर, यानी कि वेन के अंदर जो ब्लड होती है वो बिल्कुल पुअर ऑक्सीजन होती है, जिसे इसको इंडिकेट करते हैं ब्लू, इसलिए ये ब्लू दिखाई देती है। बैक टू द हार्ट यानी कि हार्ट तक वापस जो है ये आ रही होती है। वेन्स आर कंपोज ऑफ 3 कोट, ये भी जो है ना 3 यानी कि लेयर से बनी हुई होती है। ये आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान डिफरेंस, आर्टरी एंड वेन। ये आर्टरी एंड वेन्स ये आप देख सकते हैं, इसको आप डायग्राम से यानी कि जो पिक्चर है इससे आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह होती है। यानी कि जो वाल्व होती है ना ये वेंस के अंदर मौजूद होती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं, और आर्टरी बगैर किसी वाल्व की होती है। कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है, दे आर्ट्यूल्स, यानी कि जो आर्ट्यूल्स जो आर्टरी होती है, आर्टरी मज़ीद जब छोटी हो जाती है उसको आर्ट्यूल्स कहा जाते हैं। जो वेन्स होती है जब वो मज़ीद छोटी होती है तो वेन्यूल्स कहलाती है। इसके दरमियान जो कैपिलरीज मौजूद होती है उसको जो है वो इसके दरमियान जो वेसल्स मौजूद है उसको कैपिलरी कहा जाता है। आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, जो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है बिटवीन द आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स, तो उसको जो है कैपिलरी कहा जाता है। फिर से बता रहा हूँ कि वेन्यूल और आर्टरियोल्स के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक वेसल होती है, छोटी छोटी जो वेसल्स होती है वो क्या होती है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी कैपिलरीज। रेंज इन डायमीटर फ्रॉम 4 to 10, यानी कि इसको माइक्रो मिलीमीटर यानी कि माइक्रो यूनिट में इसको बताया गया है कि 4 से लेकर 10 तक इसकी जो है ना माइक्रोमीटर होती है। डायमीटर जो होती है उसको 4 से 10 होती है माइक्रो में बताया, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्ट्यूल्स टू द वेन्यूल्स थ्रू कैपिलरीज कॉल्ड द माइक्रोसर्कुलेशन। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स की बात अलग है, यहाँ पर बता रहे माइक्रो सर्कुलेशन क्या होती है, यानी कि ब्लड की जो फ्लो होती है आर्ट्रियूल्स के दरमियान और वेन्यूल्स के दरमियान थ्रो कैपिलरी, उसको कहते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन यानी कि कैपिलरीज से गुजरती हुई जो ब्लड की फ्लो होती है आर्ट्रियूल्स से और वेन्यूल्स के दरमियान, तो उसको कहा जाता है माइक्रो सर्कुलेशन। और जो अगर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स की बात होगी कि माइक्रोस्कोपिक वेसल्स क्या होती है, वो कैपिलरीज होती है, कहाँ पर मौजूद होती है, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बीच में जो है वो कैपिलरीज हैं, ऊपर जो है आर्टरी और वेन्यूल्स हैं। कार्डिक आउटपुट, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादातर इसमें से सवालात जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, ठीक है, और वाइवा में भी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं जो भी वाइवा लेने वाला होता है। अच्छा, यहाँ पर बता रहे कि कार्डिक आउटपुट यानी कि शॉर्ट फॉर्म CO, ये इसकी डिफिनीशन है, देखते रहिए। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल या इनटू ओटा, यानी कि ये बता रहे कि जो ब्लड की वॉल्यूम जो इजेक्ट होती है ये जो है ना लेफ्ट
वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। एट्रियम की इसमें कोई जो है ना बात नहीं हो रही है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो ओटा की तरफ जो ब्लड इजेक्ट होता है, ब्लड की वॉल्यूम जो इजेक्ट होती है वो कहलाती है कार्डिक आउटपुट। लेकिन याद रखिएगा कि ईच मिनट, यानी कि मिनट की बात हो रही है, हर एक मिनट में जितना ब्लड का जो वॉल्यूम इजेक्ट होता है, यानी कि पंप आउट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से इनटू द ओटा की तरफ, तो वो कहलाती है कार्डिक आउटपुट। अच्छा, फिर यहाँ पर बता रहे कि स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल सिमिलर होता है कि जितना ब्लड की वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो है ओटा की तरफ पंप होता है, लेकिन एक बीट की बात हो रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम में हमेशा 1 बीट की बात होगी और कार्डिक आउटपुट में हमेशा जो है ना ईच मिनट की बात होगी, यानी कि जितना ब्लड पंप होता है, जितना ब्लड के अमाउंट जो है ना इजेक्टेड होता है ओटा की तरफ, ठीक है। लेकिन एक बीट के अंदर वो आपकी कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा बराबर होती है जो है 70, और जो हार्ट रेट बराबर होती है वो आपको पता है 1 मिनट में कितनी हार्ट रेट होती है, 72। तो जब आप 72 को 70 से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो है कार्डिक आउटपुट जो है वो आ जाता है, यानी कि जितना ब्लड आपके 1 मिनट में जो है वो पंप आउट होता है वो आपकी कार्डिक आउटपुट जो है वो कहलाती है। यहाँ पर फार्मूला है कि एसवी, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम मिलीमीटर पर बीट की बात हो रही है, यानी कि एक बीट में जितना ब्लड पंप, वो कितना ब्लड पंप आउट होता है, वो होता है 70, और हार्ट रेट कितना होता है, वो होती है 72। जब आप 72 को 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो है ना कार्डिक आउटपुट निकल आ जाता है। और ये कार्डिक आउटपुट जो है ना मुख्तलिफ फैक्टर्स होती हैं, इस तरह एज हो गया, स्ट्रेस हो गया, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस, तो इस कंडीशन में ये स्ट्रोक वॉल्यूम ऊंच नीच हो सकता है, यानी कि ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब बात की जाए तो 5 यानी कि लीटर ब्लड जो है वो पंप होता है, यानी कि कार्डिक आउटपुट जो होती है 1 मिनट के अंदर वो आपके पास 500 जो है ना लीटर होता है, ठीक है। इस तरह ये फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कार्डिक आउटपुट निकल आ जाएगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट टोटल जो है ना 5 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 5 लीटर ब्लड जो है ना वो पंप होता है, ठीक है। किस तरह आपको पता चला, जब आप हार्ट रेट यानी कि 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बीट में कितना जो है वो जो है ब्लड पंप होता है, एक बीट में जो है वो 70 पंप होता है, और एक बीट में जो 70 ब्लड पंप होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम को आप जो है हार्ट रेट को जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कार्डिक आउटपुट निकल आता है। इस तरह प्रीलोड क्या रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, यानी कि प्रीलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड। अब प्रीलोड क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना हार्ट के अंदर जो ब्लड आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जिस डिग्री तक जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है ब्लड आके जमा हो जाते हैं तो हार्ट यानी कि फूल जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना ब्लड आके जमा हो जाते हैं तो उसको प्रीलोड कहा जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है कि फोर्सफुलनेस, यानी कि मज़ीद जो फोर्स लग रही होती है, यानी कि हार्ट की भी एक एबिलिटी होती है कि वो कितना जो है अपने आप को जो है फुल कर सकते हैं ब्लड से। तो जितना ब्लड ज़्यादा आएगा उस हिसाब से हार्ट की जो है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी, यानी कि वो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, स्ट्रेच होंगे उसके मसल। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेसिकली कहते हैं कि फोर्सफुलनेस को कहते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल वेंट्रिकल मसल फाइबर, यानी कि जो हार्ट के अंदर जो मसल्स फाइबर मौजूद होती है वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल की जो मसल फाइबर होती है दोनों के, लेफ़्ट हो चाहे राइट की बात हो रही हो, उसके अंदर जितनी कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किस वजह से होती है, वो फोर्स की वजह से होती है। और फोर्स कहाँ से लग रहा था, वो ब्लड जब आ रहा था मज़ीद जमा हो रहा था, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहा जाता है। अब आफ्टर लोड क्या होता है, द प्रेशर दैट, जिस फोर्स यानी कि जिस कुव्वत के साथ, जिस प्रेशर के साथ जो ब्लड पंप होता है उसको जो है आफ्टर लोड कहा जाता है। जितना आपका प्रीलोड होगा उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, और जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से जी भी जो है प्रेशर जो है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और प्रेशर के हिसाब से ब्लड उतना ही तेज़ी के साथ जो है ना ब्लड पंप होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आफ्टर लो द प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सिक्यूटेड बिफोर इजेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल कैन अकर, यानी कि
वेंट्रिकल से पहले जितना प्रेशर वो ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है और प्रीलोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना प्रीलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगा उस हिसाब से जो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर को जो है वो आफ्टर लोड कहा जाता है। आप सिंपली इसकी ये डिफिनीशन याद रख लीजिए, क्या पता यही डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज़ में वहाँ पर पुट कर सकता है कि द डिग्री ऑफ द स्ट्रेच ऑन द हार्ट बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपसे वो ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रीलोड है या कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या आफ्टर लोड है, तो आपने टिक करने हैं प्रीलोड के ऊपर। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि द प्रेशर दैट मस्ट बी exceeded बिफोर इजेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल कैन अकर, तो वो आपके कहलाते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो चेंज हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ जो है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि ये डिपेंड करते हैं कि ऑटोनोमिक इंटरवेंशन, हार्मोन, फिटनेस लेवल, एज, अगर एज ज़्यादा होगी तो लाजमी सी बात है जो है क्या नाम है, हार्ट रेट जो है वो क्या होगा, यानी कि इस तरह ये बढ़ता रहेगा। हार्मोन्स यानी कि अगर कोई वर्जिश एक्सरसाइज वगैरह हो रही है या जो है यानी कि आपकी टेम्परेचर ज़्यादा है या एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चेंजेस हो रही होती हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट का साइज़ अगर ज़्यादा है, फिटनेस लेवल अगर वो उसकी फिटनेस लेवल यानी कि जिस तरह हमारे पास जो रेसर होते हैं जो मतलब गेम वगैरह कर रहे थे, फुटबॉलर हो गए, क्रिकेट, उनकी स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो सकती है क्योंकि डिपेंड करते हैं उनकी इस फिटनेस के ऊपर। अब कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह ये कुछ फैक्टर से मुराद ये कि ये चेंज करवा सकती है, आपके हार्ट रेट को तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ भी सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक जो है फुटबॉलर है, आप उसकी जो है ना स्ट्रोक यानी कि कार्डिक आउटपुट निकालते हो, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो 70 होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, और हार्ट रेट जो होती है बीट पर मिनट जो होती है वो 72 होती है। आप जो है मैंने बताया कि 5 लीटर होते हैं, तो जब आप किसी खिलाड़ी का आप उसको कार्डिक आउटपुट निकालते हो तो क्या पता उसका जो है 10 लीटर हो, सही है, तो 8 लीटर भी हो सकता है। तो क्योंकि वो उसकी धड़कन तेज़ होती है, तो इस तरह ये चेंजेस हो सकती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं मतलब कि ये आपकी जो है हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को जो है वो मुतासिर कर सकती है, या वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं। आप इनको जस्ट सिंपली बता देना, हार्मोन्स हो गए, फिटनेस लेवल हो गए, एज हो गया, और हार्ट साइज़ हो गया, फिटनेस, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मुतासिर कर सकती है, और इससे जो है ना चेंजेस भी आ सकती है कार्डिक आउटपुट में जब आप उसकी मेजरमेंट यानी कि कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो ये हमारे पास रेफरेंस है। ओके, दुआओं में याद रख लीजिए, और एक दफ़ा फिर से लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई सवाल या कोई ऐसे माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह हो, राइज़ हो रहा हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको जो है ना ज़रूर आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कमिंग एग्ज़ाम के लिए। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं की दरख्वास्त।